नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सिटीजन जर्नलिस्ट के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2014 की शुरुआत हम उसी जोश और जज्बे से कर रहे हैं जो अब सीजे की पहचान बन चुका है। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते क्या है आपके लिए खास। मेरे हस्बैंड अमित जोशी, जो कि लास्ट 13 ईयर्स से एमसीडी में काम करते थे, 10 मंथ से सैलरी ना मिलने के कारण उन्होंने 26 दिसंबर 2013 को सुसाइड अटेम्प्ट कर। हम अमीलिया गांव के निवासी हैं और हमें डर है कि हमारे घर और रोजगार सब खत्म हो जाएगा। कंपनी एवं सरकार खनन के रूप में उस जंगल का विध्वंस करना चाहती है और मेरे लड़ाई का और मेरा हथियार मेरा मोबाइल फोन है। क्या होता है जब सरकारी तंत्र एक आदमी को इतना मजबूर कर देता है कि उसे मौत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। एमसीडी के कर्मचारी अमित जोशी का वेतन 10 महीने के लिए सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया था। अमित ने तो परेशान होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन अब उनकी पत्नी प्रीति अपने पति को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही है। मेरा नाम प्रीति है। मेरे हस्बैंड अमित जोशी, जो कि लास्ट 13 ईयर्स से एमसीडी में काम करते थे, वो आज भी एक भयानक सपने जैसा ही लगता है। आज मैं और मेरी 2 बेटियां बेसहारा हैं क्योंकि मेरे पति को खुदकुशी करने को मजबूर किया गया। हमारे आंसू आज भी सूखे नहीं हैं। मेरे पति ने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि वो अपने अफसर के हाथों उत्पीड़न नहीं झेल सकते थे। 10 मंथ से सैलरी ना मिलने के कारण उन्होंने 26 दिसंबर 2013 को सुसाइड अटेम्प्ट कर। मेरे पति अमित जोशी की उम्र 38 साल थी और वो एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर पिछले 13 साल से काम कर रहे थे। फरवरी 2013 में उनका तबादला मिंटो रोड पर बने नगर केंद्र में कर दिया गया। उन्होंने जब से वहां काम करना शुरू किया उनको एक भी रुपए नहीं दिए गए। ये क्योंकि उन्होंने वहां के क्लर्क को घूस देने से मना कर दिया था। उनसे उन्होंने कई बार कहा कि मेरी सैलरी बनाई जाए, मेरी सैलरी बनाई जाए। मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन फिर भी वो मतलब यही बोलते थे कि भाई हम सैलरी नहीं देंगे, हमें कमीशन दे दे और हमें कमीशन दे, और यहाँ बार बार चक्कर लगाएगा ऑफिस के तो हम तेरी नौकरी भी खा जाएंगे। सिर्फ 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह में हमारे परिवार का पेट बड़ी मुश्किल से भर पाता था। इस पैसे का कुछ हिस्सा रिश्वत के तौर पर देना हमारे लिए नामुमकिन था। पापा कहते थे कि सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए वो बहुत परेशान है। मेरे पति ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनका वेतन उनको मिलता रहे। उन्होंने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत भी की। ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा था। बिल ना दे पाने की वजह से हमारा बिजली का कनेक्शन कट चुका था और हम पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। 5 साल से इनको डायबिटीज थी और 15 ईयर्स से ये एस्थमेटिक पेशेंट थे और लास्ट ईयर इन्हें बोन टीबी भी हो गई थी। तो उसके बावजूद, इतना बीमार होने के बावजूद भी ये ऑफिस जाया करते थे। अमित का वेतन रोकने के लिए झूठी दलीलें दी गई। विभाग के इस पत्र के मुताबिक अमित लंबे समय तक अपने काम में गैर हाजिर थे, लेकिन इसके उलट नॉर्थ जोन के प्रशासनिक अफसर को अमित का काम इतना संतोषजनक लगा कि वो अमित को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में थे। हमने फरवरी से मार्च तक बिना तनख्वाह के गुजारा किया। काम का दबाव और कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी अमित की बर्दाश्त के बाहर हो गई। मैं घर वापस लौटी तो मैंने पाया कि अमित इस रॉड से झूल रहे थे। उनकी जेब में एक सुसाइड नोट था जिसमें उन्होंने वेतन ना मिलने को अपनी खुदकुशी की वजह बताया। उस टाइम ही थोड़ी देर बाद उनके ऑफिस से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई हमने जो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी है वो आपको हम अकाउंट में डाल रहे हैं। और मुझे ये बताइए, क्या ये इसी चीज का वेट था कि मेरे हस्बैंड कोई ना कोई मतलब ऐसा कदम उठाएं और उसके बाद उनको मतलब सैलरी वो भी 3 मंथ्स की, सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स की वो भेजेंगे? मेरे लिए सच का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुझे पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। बहुत मेंटली हरास हो चुकी हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ। मैं जस्टिस चाहती हूँ, नहीं तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके सुसाइड कर लूंगी। आखिरकार सीजे की टीम की मदद से ही मेरी एफआईआर दर्ज की गई। मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है,
लेकिन साथ ही मुझे अपने पति को इंसाफ भी दिलाना है। मैंने एमसीडी कमिश्नर से आश्रित के आधार पर नौकरी की मांग की तो उन्होंने मुझे चौथे दर्जे की नौकरी का फॉर्म थमा दिया। मैंने एमएससी और एमसीए कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है और उसके बावजूद भी कमिश्नर साहब ने मेरे को 4th क्लास के लिए डेली वेजेस के लिए जॉब के लिए बोला। तो आप बताइए क्या ये जस्टिस है? उस नौकरी के सहारे क्या मैं अपने बच्चों को अच्छा सा फ्यूचर दे पाऊंगी? IBN 7 की सीजे टीम ने ही इस मामले को एमसीडी के अफसरों के सामने रखा ताकि भ्रष्टाचार के इन आरोपों का सच सामने आ सके। एमसीडी के कमिश्नर ने तो कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रेस और सूचना डायरेक्टर ने हमसे बात की। विदाउट बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम सैलरी रिलीज नहीं करते हैं कि आप कितने दिन जस्टिफाई हो रहा है, आपका कितने दिन वर्किंग है। वो सब चीजें वो स्टडी करने के लिए इंक्वायरी ऑर्डर की गई है ताकि उसमें डिटेल्स हमारे पास आ जाए कि हु वाज एट फॉल्ट, किसकी फॉल्ट है। अगर कोई गिल्टी है तो ही विल बी पनिश्ड और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे अब जो डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए काम किया जाएगा। अब मैं एमसीडी डिपार्टमेंट से और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी से यही कहना चाहती हूँ और यही मेरी दरख्वास्त है, मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी दी जाए जिससे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकूँ। मैं प्रीति जोशी, सिटीजन जर्नलिस्ट, IBN 7 के लिए। जो प्रीति कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। इंसाफ की लड़ाई लड़नी आसान नहीं होती, लेकिन बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए आप भी प्रीति की तरह जंग लड़ सकते हैं। ऐसा ही एक रास्ता है मध्य प्रदेश का रेडियो संघर्ष। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गुस्सा पनप रहा है। गुस्सा उस सरकार के खिलाफ जो कोयला खनन के लिए जंगलों को साफ करती जा रही है। हम अमीलिया गांव के निवासी हैं और हमें डर है कि सरकार की इस नीति के चलते हमारे घर और रोजगार सब खत्म हो जाएगा। मैं कृपानाथ यादव, भारत के अंदर एक छोटा सा महान जंगल है, उसी महान जंगल में मैं रहता हूँ। उस महान जंगल को कंपनी एवं सरकार खनन के रूप में उस जंगल का विध्वंस करना चाहती है। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बनने जा रहा हूं और अपना लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा और मेरे लड़ाई का और मेरा हथियार मेरा मोबाइल फोन है। मैं रामदेव यादव, हम गुलाब सिंह करवार बोलते हैं। मैं नाम दाऊद सिंह। अगर जंगल कंपनी अब आप दे देंगी और कंपनी ले लेगा, हम लोगों का नष्ट हो जाएगा। यहाँ बहुत जीवन है इस जंगल में। हमारी इस परेशानी में हमारी आवाज बना है रेडियो संघर्ष। मैंने उनके नंबर पर एक मिस्ड कॉल की और उन्होंने मुझे वापस फोन किया। फोन पर मैंने अपने गांव के जंगल के हालात और सरकार की बेरुखी के बारे में संदेश छोड़ दिया। मेरे अलावा गांव के और भी लोगों ने रेडियो संघर्ष पर फोन करके ऐसी ही परेशानियां जाहिर की। हम में से कई लोग अब दूसरे लोगों को मैसेज रिकॉर्ड करने में मदद भी करते हैं। मेरे गांव में मेरा आवाज मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कठिनाई आती है, उसको कोई शासन प्रशासन सरकार कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। उस कठिनाई का आवाज अपना बाहर पहुंचाने के लिए, देश विदेश में पहुंचाने के लिए, देश विदेश की समस्या सुनने के लिए मैं एक तकनीक रेडियो संघर्ष अपनाया हूं। हमारे मैसेज रेडियो पर चलाकर हमारी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अभी तक हमारे करीब 5000 मैसेज रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जो कि वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। मेरे देश के जितने भी नागरिक अपना जंगल जमीन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, अपना लड़ाई को संपन्न बनावे इस रेडियो संघर्ष के माध्यम से। धन्यवाद। अब खबर उत्तर प्रदेश से। आइए आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि बुजुर्ग लोगों तक पहुंचने वाली पेंशन स्कीम का फायदा उन तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां पितनी देवी जो वृद्धावस्था पेंशन की हकदार हैं, उनके अलावा भी यहां रामकली जैसी और भी महिलाएं हैं जिनको कई वर्षों से पेंशन नहीं मिल पा रही है। कई बारी सोई गए, हमका ना पेंशन मिले ना हमार खेत बाड़ी जो इधर उधर से हम कैसे करके खेत में खाद डाली थी तो पैदा होते तो बच्चन का खाए को होता है। अब हमारे पास मजूरी यह है कि ना गोई है ना बैल है, तो हम कैसे खाई।
अब बुढ़ाई दर हमका ना कुछ मिली तो हम का खाई का सब्जी का न मजूरी करेला का न कुछो करेला का तो हमका का धंधा लगे तो हमका आशा रहा कि हाँ हमका 4 पैसा मिली, हमारे बच्चा न पूछिए तो हमका खा के हमका मिलबे करी। पेंशन नहीं मिल रही है, प्रधान के लगे जाई थी वही वो करत है और व्यवस्था कहाँ पर भी बना होता है। छोटे छोटे बच्चा हैं तो खाने पीने की तकलीफ है। 2 जून में 1 जून बनाई थी तो खाई थी, व्यवस्था कुछ कर दे तो मैं ये चाहता हूँ कि इस ग्राम सभा में जो वृद्धा पेंशन की योजना है, पितनी देवी या उसके अलावा भी रामकली जैसे और महिलाओं को इसका लाभ मिले। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है 9918 77 50 00 पे कॉल कर हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार, 12 हवेली खालसा किरार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए। चलिए अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई भी अब सीजे बन गए हैं। राजदीप ट्विटर के जरिए अपनी राय और तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी सीजे राजदीप पर उनसे बात कर सकते हैं। राजदीप ट्वीट करके 5 बेहतरीन जवाबों को अगले हफ्ते इसी शो में खुद पढ़कर सुनाएंगे। सिटीजन जर्नलिस्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीजे में हमारी कोशिश रहती है कि हम वो मुद्दे दिखाएं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हों, जैसे रोज रोज ऑटो से होने वाली परेशानी। सीजे उपासना नोएडा में हर रोज बिना मीटर वाले ऑटो की परेशानी झेलती हैं, लेकिन आज उन्होंने इस मसले का हल निकालने की ठान ली है। हाय, आई एम उपासना। मैं हूँ उपासना। मैं आज सिटीजन जर्नलिस्ट बनी हूँ ताकि मैं आपको नोएडा में आने जाने वाले लोगों की परेशानी से रूबरू करा सकूं। सबसे पहली चीज कि नोएडा के ऑटो में मीटर सिरे से नदारत हैं। मैं चलोगे 62 100 रुपए। कोई 70 बोल रहा है, कोई 80 बोल रहा है, कुछ फिक्स प्राइस रखो ना। नहीं लगा हुआ तो हम क्या करें। नोएडा के ऑटो स्टैंड पर अक्सर ये नजारा दिखाई देता है। ऑटो में ना तो मीटर होते हैं और ना ही कोई रेट चार्ट, और इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है रोज सफर करने वाले लोगों को, जिनके पास ज्यादा पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। They charge whatever they want to charge. For even small distances, they are charging lots of money. They all gang up and charge you whatever they want. It is necessary to introduce a chart. They should have some plan how to for this distance they should charge this much amount. लेकिन ये उलझन सिर्फ आने जाने वालों की ही नहीं, ऑटो चालक भी रोज इसी उलझन का सामना करते हैं। एक लोकल किराया जैसे दिल्ली में 30 रुपए है, हम लोग यहाँ 50 रुपए कर रखे हैं। इसलिए कर रखे हैं, यहाँ हमें गैस दिल्ली से 7 रुपए महंगे में मिलते हैं। पुलिस वाले कहीं पकड़ते हैं, कागज लेते हैं हमारे गाड़ी का, कागज पूरा चेकिंग, पूरा कागज ओके होने पर भी वो पकड़ने के बाद 100 कहता 50 रुपए दे दे, फिर कागज ले जा। सरकार इनके लिए, ऑटो वाले के लिए तो कुछ भी नहीं सोचती है और पब्लिक हमसे लड़ती रहती है। एवरीडे हर रोज 5 किलोमीटर से भी कम सफर करने के लिए मुझे 70 रुपए देने पड़ते हैं, यानी 1 महीने में 2000 रुपए। सफर करने वाले लोग और ऑटो यूनियन से बात करने के बाद ये तो साफ जाहिर हो गया कि परेशानी की जड़ ये है कि इस बारे में कोई कानून है ही नहीं। हमने फैसला किया कि हम आरटीओ विभाग से इस बारे में बात करेंगे। IBN 7 ने पता लगाया कि इन किराए दर्शाने वाले चार्टों में अभी भी कोई अंतर नहीं किया गया है। ऑटो ड्राइवर्स इन्हें इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनमें अभी भी 2 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट है। प्रशासन इनमें बदलाव लाने की स्थिति में नहीं है। After 2010, there is no rate revision. See, rate revision we can't do. It's not in our hand. It has to be done by government. Principal Secretary orders for it. We are waiting for government orders. We can't revise the rates. So clearly, it is evident that there is. तो ये साफ है कि यहाँ ना ही कोई मीटर है और ना ही कोई रेट चार्ट, जिसकी वजह से यहाँ यात्रियों के पास मुंह मांगे रुपए देने के अलावा कोई चारा नहीं। बॉर्डर क्रॉस करते हैं 5000 लगता है। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप भी सीजे बन सकते हैं। आप अपनी फोटो और वीडियोस हमें भेज सकते हैं। हमने पिछले साल आपके द्वारा भेजी गई फोटोज की एक गैलरी बनाई है, आइए देखते हैं।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस को और रोचक बनाने के लिए हमने रिपब्लिक डे फोटो कंपटीशन की शुरुआत की है। आपकी सोच का भारत कैसा हो, उससे जुड़ी तस्वीरें आप हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और IBNCJ.com पर आप हमें अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं। अभी वक्त आपसे विदा लेने का है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।